नमस्कार, स्वागत है आपका बिग इंटरव्यू में। मैं हूं अजय। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है और पूरे देश की सियासत केंद्रित हो गई है इस चुनाव पर। कम से कम राजनीतिक गलियारों में तो इसी तरह की चर्चा और इसी तरह की बातें की जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप भी इसी आधार पर लगाए जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल में केंद्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, काले धन के खिलाफ जंग का ऐलान किया और नोटबंदी का ऐलान किया। तो यूपी के एक ऐसे ही रणनीतिकार जो पूरे देश की बीजेपी की रणनीति को बनाते हैं और बताते हैं, जनता के सामने रखते हैं टीवी डिबेट के जरिए, खास तौर से सबसे ज्यादा, श्रीकांत शर्मा जी मेरे साथ हैं आज बिग इंटरव्यू में। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या ये सारे फैसले वाकई जो विपक्ष का आरोप है, जो नोटबंदी का फैसला हुआ है, उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए? इस देश का सर्वांगीण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश से काला धन समाप्त नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। इस देश के गांव के विकास में सबसे बड़ी अड़चन अगर है तो वो भ्रष्टाचार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब गाँव को हम लोग 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 90 पैसे इसमें भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते हैं और 10 पैसे गांव तक पहुंचते हैं। लेकिन जनाब राजीव जी ने तो बोल दिया, लेकिन राहुल जी आपने किया क्या? आपने तो बल्कि उल्टा 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। तो ये जो फैसला है ये उन लोगों के ऊपर प्रहार है जो काले धन का संचय करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अजय जी, मैं आपसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास का पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, काले धन में चला जाता है? बिल्कुल, एक पक्ष ही है। 90 पैसा वो वहां चला जाता है। बिल्कुल, एक पक्ष मैंने आपको ये बताया। दूसरा पक्ष इसका और खतरनाक है कि पाकिस्तान जो सीमा के उस पार बैठे हैं, आईएसआई जो बहुत बड़ी एजेंसी है उसकी, वो देश के अंदर एक फेक करेंसी का रैकेट चलाती है, जो नशे के कारोबारियों को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को धन मुहैया कराता है। ऐसे लोगों पर भी ये कड़ा प्रहार है। बड़ी उम्मीद थी कि विपक्ष के लोग इस पूरी मुहिम में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के साथ खड़े होते, लेकिन दुर्भाग्य है आज भी आप जिस तरह से देख रहे हैं, पहले दिन से ही कोई भी तर्क जनता के हित के लिए विपक्ष के लोगों ने नहीं दिया है। वो मासूम लोग, निर्दोष लोग, गांव के लोग, गरीब लोग, उनका क्या कसूर था कि वो लाइन में खड़े हैं 2 हफ्ते से? इस सवाल का आपको जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जो कॉमन मैन की बात कर रहे हैं? 10 साल से देश लूट रहा था। मायावती जी के समर्थन से कांग्रेस लूट रही थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी के समर्थन से कांग्रेस लूट रही थी, ममता जी के समर्थन से कांग्रेस लूट रही थी, वामपंथियों के समर्थन से कांग्रेस लूट रही थी, केजरीवाल के समर्थन से कांग्रेस लूट रही थी। तब ये कहाँ थे? आप आम आदमी को आज आगे करके अपने पापों को छुपाना चाहते हो। आपने जो काले धन का संचय किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जो तिजोरियों में आपके रखा हुआ है वो सिर्फ कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गया है, उसकी भड़ास आप निकाल रहे हो सिर्फ आम आदमी को आगे करके। आम आदमी को तकलीफ तो हो रही है, निश्चित रूप से तकलीफ हो रही है, मैं आपसे सहमत हूँ। तमाम तकलीफों के बावजूद भी जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहता है नौजवान, वो इस मुहिम में पीएम के साथ खड़ा हुआ है। और तकलीफों के बावजूद भी, लाइन में खड़े होने के बावजूद भी, जब अगर केजरीवाल और राहुल गांधी इसको प्रोवोक करने जाते हैं तो नारे लगाता है कि नरेंद्र भाई मोदी शेर है और फला 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 है। मैं कहना नहीं चाहता स्क्रीन पर, अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। इस तरह के नारे भी लग रहे हैं। ये तैयारी में कमी रह गई क्या? देखिए, इस तरह की जब मुहिम को आप लेकर आते हैं तो ढोल बजा कर नहीं आते। जब पुलिस का सायरन बजता है तो सबसे पहले खलबली कहाँ मचती है? चोरों में। जो चोर होते हैं उनमें खलबली मचती है। जो साहूकार है, जिसने ईमानदारी से धन अपना अर्जित किया है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। काले धन के खिलाफ जंग को कोई गलत नहीं कह रहा है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी, ये सभी करीब करीब मान रहे हैं। देखिए, इस तरह की जब मुहिम होती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना एक मुहिम था। ये धर्म युद्ध है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। और इसमें अगर आप कोई चीज़ बड़े स्केल पर अगर शेयर करते हैं तो लीक होने का डर लगता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक कितने बड़े लोग हैं साहब, जो इस देश के अंदर पैरेलल एक फेक करेंसी का रैकेट चलाते हैं। आपको क्या लगता है वो छोटे लोग हैं? अगर इसकी जानकारी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो चुकी होती तो ये मुहिम विफल हो जाती। और इसके कई उदाहरण हैं। 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की एक योजना बनाई थी, लेकिन वो लीक हो गया। आप विफल हुए, सफल नहीं हो पाए। तो एक मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत लोगों को है, लेकिन हम युद्ध स्तर पर आम जन को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हमारी सरकार ने 10 अहम फैसले लिए। देखिए, जो एटीएम सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे, एटीएम मानव नहीं है, एटीएम मशीन है। पहले एटीएम में 500 का और 1000 का जो नोट था, उसका डिज़ाइन था, वो उसके सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में फीड था। जब नया नोट आया है तो नया नोट उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में फीड हो रहा है।
और उसका लाभ देखिए आने वाले समय में आपको मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने उठाया कहा जा रहा है नए नोट के हिसाब से, वक्त बिल्कुल, लगेगा उसमें। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए 50 दिन की बात कही है, किंतु परंतु में कोई ना आए। तो 50 दिन तक इंडिया को कतार में रहना होगा, अभी ये मान लेना चाहिए। देखिए कतार तो अब आप देखेंगे कि जो जेन्युइन लोग हैं वो कतार में लग के भी उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें जैसे हमने 4,500 रुपये बदलवाने का एक स्कीम है, तो उसमें कई तो ज़रूरतमंद लोग हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस स्कीम का कहीं ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो इसलिए इंक भी लगाने का काम किया है। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुहिम है कि जो लोग हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और जो इस धर्म युद्ध में, क्योंकि ये धर्म युद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसमें जो मोदी जी के साथ खड़े हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी के लोगों के पैसे को ठिकाने लगवा दिए, बाकी पार्टियों की मुसीबत होगी, अब चुनाव में क्या खर्च करेंगे। ये तो खुलकर कह रहे हैं, तमाम दल के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी ने तो ठिकाने लगा लिया अपने। अजय जी देखिए, विपक्ष पूरी तरह से गुमराह है। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि इनके लोगों को मालूम है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस देश के वित्त मंत्री को ही नहीं पता था। तो आप कंफ्यूज हैं, जनता को कंफ्यूज मत करिए। इस देश की जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बहुत ट्रस्ट करती है और उनको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर कोई मुहिम चालू की है तो वो देश के हित के लिए है और उसमें निश्चित रूप से देश का हित होगा। तो अब तो चुनाव फीका होने वाला है यूपी का। बिल्कुल। दूसरा 500 करोड़ खर्च का अनुमान था। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि काला धन जो है, जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो काला धन काम आता है। भाई देश की अर्थव्यवस्था तो अखिलेश जी अच्छी हो रही है, लेकिन आपके परिवार की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, क्योंकि आपकी कैबिनेट में भूमाफिया भी है और खनन माफिया भी है और आम आदमी की बात कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को ये भी पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप कह रहे हैं राहत दो। भाई जब नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो फिर आपके राज्य के अंदर जो टोल टैक्स हैं वो क्यों चालू हैं, उन पर क्यों वसूली हो रही है। दूसरा, जब NH हाईवे के टोल टैक्स फ्री हैं तो जो यात्री हैं जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में सफ़र करते हैं तो उनको जो राहत मिलनी चाहिए, उनके किराए में कटौती होनी चाहिए, वो आपने किराए में कटौती भी नहीं की है। तो आपको मालूम ही नहीं है कि प्रदेश कहाँ जा रहा है, कोई होमवर्क नहीं। आपको तो जो नोट खनन माफिया भूमाफिया से जो नोट मिलते हैं उनको गिनने से फुर्सत नहीं है। तो सूबे की चिंता कहाँ है किसी को, इसलिए जनता में आक्रोश है। लेकिन अखिलेश बार बार ये कह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार की पोल खुल गई है, विकास का काम हम कर रहे हैं। देखिए हमने 22 महीने के अंदर में देश का सबसे बड़ा हाईवे बना दिया, यहाँ पर मेट्रो बना दिया 22 महीने के अंदर में। नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को चुनौती देता हूँ कि अखिलेश जी लखनऊ से थोड़ा बाहर निकलिए और जो हाईवे आपने बनाए ना उनसे 20 किलोमीटर किसी गांव में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा, आपको वास्तविकता में पिक्चर क्या उत्तर प्रदेश की वो दिखाई दे जाएगी। आप लखनऊ बैठते हैं, आप 3 पेज का विज्ञापन अखबार में देते हैं और एक वीडियो फिल्म आप टीवी पे रिलीज कर देते हैं, आपको लगता है कि विकास हो गया। मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश बाबू, आप आइए दिल्ली से, आप दिल्ली आइए, दिल्ली से जब जाएंगे आप कोसी से आगे जाएंगे छाता से 22 किलोमीटर का एक रास्ता है जहाँ मुझे लगता है कि 1.5 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं, छाता शेरगढ़ रोड। आप इसको रिपीट करिए और अखिलेश बाबू को इसकी क्लिपिंग दिखाइए। क्यों भाई 12-13 साल हो गए, क्यों रोड नहीं बन रहा है। अखिलेश जी आगरा हाईवे का बहुत जिक्र करते हैं, आगरा से आ जाइए रिफाइनरी से जाइए गांव देहात में, 25 किलोमीटर दूर है। तो आप गांव में जब जाएंगे तब मलिकपुर गांव है, देखिए ना हालत क्या है सड़कों की, सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है जनाब अखिलेश जी। और जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी उस समय की सड़कें बनी हुई हैं। तो हम तो आपको चुनौती देते हैं कि आप गाड़ी में से तो उतरिए, आप तो युवराज हैं, आपके पिताजी ने आपको गद्दी दे दी और आप ठीक से उसको चला नहीं पाए सूबे को। तो मुद्दा क्या होने वाला है यूपी चुनाव में? विकास का मुद्दा होने वाला है कि क्या ध्रुवीकरण? उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ध्रुवीकरण करने वाले जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, इस बार इनकी दुकान बंद होने वाली है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सुशासन विकास चाहता है और ये जो गुंडई है सपा की, इस गुंडई से मुक्ति चाहता है। लेकिन आप ही के कई सारे नेता उत्तर प्रदेश में ही जो बार बार बयान देते रहते हैं, चाहे वो रक्षा को लेकर के हो, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे कैराना को लेकर के हो, चाहे मेरठ को लेकर के हो, तो ऐसा लगता है कि मुद्दे को तो दूसरी दिशा में मोड़ने की भी कोशिश होती है। सरकार की कोई ऐसी मुहिम देखी आपने? सरकार की ऐसी कोई पहल देखी आपने? पार्टी से ही सरकार बनती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे कोई उदाहरण दे दीजिए। भाई हमारे बारे में इस तरह की र्यूमर्स बहुत पहले से चलती हैं। हमारी 15 साल से हमारी सरकार गुजरात के अंदर है, 16-17 साल हो गए अभी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में लंबे समय से हमारी सरकार है, गोवा में हमारी सरकार है। तो आप सरकार का कोई एक फैसला हमको बता दीजिए ना जो किसी जनहित के खिलाफ हो, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ हो। तो किसी के बोलने से तो सरकार नहीं चलती, ना किसी के बोलने से संगठन चलता है। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई मुहिम बताइए जो उन लोगों को रोका भी नहीं जाता है।
बोलने से? आप देखिए ना, कौन किसका बयान आया अभी रिसेंटली? किसी का बयान नहीं कुछ आया। समय से बंद है। नहीं, कुछ किसी का बयान नहीं आया ना। अभी तो आजम खान का बयान आता है, नसीमुद्दीन लेकिन हार में सिद्दीकी कैराना का बयान मुद्दा आता है। बड़ा बना था, नहीं, तमाम बीजेपी के नेता। मुझे बताइए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी सरेआम लखनऊ की सड़कों पर कहता है, एक किसी की बेटी का अपमान करता है। बेटी का अपमान करने के बाद क्या अखिलेश यादव ने उसके खिलाफ एफआईआर की? तो आप अपमान करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और जिस व्यक्ति ने हमने जिनको पार्टी से बाहर निकाला, उन्होंने कुछ शब्द बोल दिए, हमने तो पार्टी से निकाल दिया, अखिलेश ने तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। तो दोहरे मापदंड क्यों है? तो श्रीकांत जी, आपको लगता है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक चौंकाने वाला फैसला जो था, इसके बाद अब झकझोरने वाला फैसला जो है, काले धन नोटबंदी का जो फैसला है, इस सब का को बीजेपी मुद्दा बनाएगी, जनता के सामने रखेगी यूपी में, और उसका फायदा भी मिलेगा पार्टी को? अजय जी, 2014 के चुनाव में दो बड़े मुद्दे हमारे सामने थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, और दोनों पर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कड़ा प्रहार किया है और बहुत उम्दा काम किया है। देश की जनता गदगद है। देश की जनता ने जो भरोसा विश्वास 2014 में व्यक्त किया था, वो भरोसा और विश्वास और बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हो रही थी और जब आतंकवादियों ने पठानकोट के अंदर हमला किया, उरी के अंदर हमला किया, ये समूचा विपक्ष पीएम मोदी से पूछता था, स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इंची टेप लेकर घूमते थे अजय जी प्रधानमंत्री का सीना नापने के लिए, 56 इंच का सीना कहाँ गया, 56 इंच का सीना कहाँ गया। और जब पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को सीमा के उस पार जाकर उनको नेस्तानाबूद किया, उनको मौत के घाट उतारा, ये वही विपक्ष है जो सबूत मांग रहा था। फिर कहने लगे काले धन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? काले धन को लेकर आपने एसआईटी तो बना दी, लेकिन काले धन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब काले धन पर प्रहार हुआ तो ये वही लोग हैं जो सरकार के काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आप तय कर लो ना कि आप चाहते क्या हैं, आप कंफ्यूज क्यों हैं? पूरा विपक्ष कंफ्यूज है। तो विपक्ष की खलबली सरकार की कामयाबी निश्चित रूप से को बता रही है, आप निश्चित ये रूप कह रहे से हैं? विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। विपक्ष कहीं एका होने का दावा करता है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है। उनको लग ही नहीं रहा कि हम किस दिशा में जाएं। हम तो अपील करते हैं कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए आप सरकार को समर्थन दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा देश हित का मुद्दा है। नहीं तो ये बार बार जो चैलेंज कर रहे हैं आपको अखिलेश के, सबसे ज़्यादा सांसद दिए उत्तर प्रदेश ने, 73 सांसद दिए एनडीए सरकार को उत्तर प्रदेश ने। क्या किया आपने 2.5 साल में वहाँ के लिए? तो आप क्या जनता को बताएंगे? देखिए, जो सांसद होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। नंबर 2, सांसद के कहने से डीएम काम नहीं करता, सांसद के कहने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, क्योंकि एसपी सीधा गृह मंत्री के अंडर आता है। और गृह मंत्री कौन है सूबे का? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। और जवाहरबाग की घटना होती है, आपको खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन आप उस जो राम वृक्ष था, जो वहाँ विश्व वृक्ष बन गया अखिलेश जी के नेतृत्व में, आपने उसको काटने के लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाए? अल्टीमेटली वहाँ पर मुकुल द्विवेदी की हत्या हो गई, संतोष यादव की हत्या हो गई। तो अखिलेश जी, आपको इन हत्याओं का भी जवाब देना होगा। तो आप सिर्फ बहाने बनाकर, सिर्फ केंद्र की सरकार को आलोचना करके आप नहीं निकल सकते। मुझे बताइए अजय जी, उत्तर प्रदेश को चुनाव में जवाबदेही किसकी है? केंद्र सरकार की है कि अखिलेश की है? अखिलेश वहाँ राज चला रहे हैं, अखिलेश की वहाँ सरकार है। हर चीज़ के लिए अखिलेश जी की जवाबदेही है। 80 योजना है अजय जी हमारी, जिनका लाभ सूबे की जनता को मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। किसान की बात आप कर रहे हैं, किसान का फसल बीमा योजना सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने उसके लिए कोई एजेंसी तक नहीं तय की अजय जी। आप विकास की बात करते हैं श्रीकांत जी, कि विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश के जो हालात हैं उसके लिए सीएम जिम्मेदार हैं, वो फिलहाल जवाब दें। हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे करके जनता को। देखिए, सबसे पहले हम आएंगे तो हमारे आते ही जो गुंडे हैं, चाहे उनको पहले बीएसपी ने शेल्टर दिया और अब उनको सपा शेल्टर देती है, तो जितने भी अपराधी हैं उनको या तो अपराध छोड़ना होगा या उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़नी होगी। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ अजय जी हमारी जो कॉलेज जाने वाली बहनें हैं, स्कूल जाने वाली बहनें, उनके अंदर है। और सूबे का जब मुख्यमंत्री कोई बनता है तो पूरे सूबे का बनता है, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं बनता है। आपका दायित्व तो बनता है अखिलेश जी कि आप सबको सुरक्षा दें, लेकिन आप दुर्भाग्य से दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप विफल रहे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सुरक्षा है। अखिलेश कह रहे हैं हम डायल 100 लेकर आए हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि अब 15 मिनट में पुलिस कहीं भी पहुंच जाएगी, गांव कस्बों में भी। जैसे हमने एम्बुलेंस को पहुंचाया, अब पुलिस को भी हम पहुंचा रहे हैं, डायल 100 का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। उनकी पोल खुल गई बुलंदशहर वाले केस में, कितने घंटे बाद पहुंची पुलिस? तो अखिलेश जी, आप ज़मीन पे नहीं हैं, आप अखबारों में सिर्फ आप लैपटॉप पे आप योजना बनाते हैं। बनाइए लैपटॉप पे योजना, लेकिन लैपटॉप से निकल के ज़मीन तक तो जानी चाहिए। आपकी पुलिस तो उगाही में लगी रहती है,
आप किसी भी नाके पर चले जाइए, नोटबंदी से पहले आप बात करिए उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी, आप अपने रिपोर्टर से बात करिए, स्टिंगर आपके काम करते हैं। उगाही, दिवाली से पहले उगाही, मतलब पूरी पुलिस उगाही में है। आप इनका जो थाने के अंदर इंचार्ज लगता है बिना पैसे के नहीं लगता है, जो एसपी लगता है बिना पैसे के नहीं लगता है, उसकी वसूली होती है। एक इनका सबसे बड़ा वसूली लेने वाला यहाँ आजम खां बैठा हुआ है, तो ये तो अपने अपने गुर्गों के हिसाब से वसूली लेते हैं। तो सूबे की पुलिस इनकी चाटुकारिता में लगी रहती है। उत्तर प्रदेश की जनता कहीं भी जाए, नंबर डायल करो और पुलिस कहीं पहुंचती कहीं है, बुलाते कहीं और हैं। और फिर बुलंदशहर की जो घटना हुई उसमें अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि वो जो जख्म थे उन पर मरहम लगाते, लेकिन उन्होंने मरहम नहीं लगाया। उन्होंने जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया, क्योंकि आजम खान ने कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित बलात्कार है। मैं और आप गांव से आते हैं, क्या कोई अपने परिवार में राजनीति से प्रेरित होकर बलात्कार कराएगा? क्या वो जो विक्टिम है क्या वो किसी के सामने जा पाएंगे? ये अखिलेश आरोप लगाते थे कि बीजेपी जाकर उनके कमरे में पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं। भाई किसी के घर जाने से मतलब आप कहते हैं राजनीति हो गई? आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना चाहिए था, आप बाद में क्यों गए? भाई किसी के जाने से अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो हम गए, इसका मतलब जाने से राजनीति हो गई? इसका मतलब आप तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो समाजवादी परिवार में बहुत दिनों तक जो चला बखेड़ा चला, बहुत सारी बातें होती रही, उससे बीजेपी को ऑक्सीजन मिल गया है यूपी में। बड़ा फायदा आपको लगता है कि अब डिवाइडेड समाजवादी पार्टी मतलब बीजेपी मजबूत? ये सपा परिवार में जो चला एक बहुत बड़ा नाटक था, और उसकी पटकथा मुलायम सिंह जी पहले ही लिख चुके थे। वो तो मंचन हो रहा था। मंचन क्यों हो रहा था? लोगों को गुमराह करने के लिए, मीडिया के मित्रों को गुमराह करने के लिए किया। और जब मुलायम सिंह जी नेता हैं, ज़मीन की वो पल्स जानते हैं, उनको लगा मेरा बेटा पूरी तरह से फ्लॉप है, तो एक फ्लॉप मुख्यमंत्री को जीरो से हीरो बनाने के लिए ये पटकथा लिखी जा चुकी थी, जिसका लेखन का काम मुलायम सिंह जी ने किया था, जिसका मंचन आपने देखा है। मुझे बताइए क्या उन्होंने किया? अपने राज्यसभा के नेता को आप एक्सपेल करते हैं, वो कल राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। आप जो खनन माफिया है उसको आप कैबिनेट से बाहर करते हैं, वो आपकी कैबिनेट में है। तो किसके खिलाफ कार्रवाई थी? ये तो नाटक था क्या नहीं था? जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या, ये भी पहचानती है। वो कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है कि कोई चेहरा हो यूपी में। देखिए किस चेहरे पर भरोसा करके लोग वोट दें? हमारे पास चेहरा है, विकास सुशासन हमारा चेहरा है, ये हमारी पहचान है। जिन जिन राज्यों में जहाँ जहाँ मौका मिला है हमने परचम लहराने का काम किया है। तो ये परिवार से जो पार्टियां चलती हैं उनको कौन सा मौलिक अधिकार बनता है? इनमें लोकतंत्र है क्या जी? मतलब मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी के बाद कोई और जी। हर पार्टी के प्रतीकों को बीजेपी ने एक रणनीति के तहत अपनाने की मुहिम। अगर किसी ने इस देश के लिए अच्छा काम किया है, अगर हम उसको स्मरण करते हैं, तो इनको तो हमारी पीठ थपथपानी चाहिए। ये हमसे नाराज क्यों होते हैं? मतलब किसी के ऊपर, डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर किसका अधिकार है? देश का अधिकार है ना, संविधान के निर्माता थे। तो जो अपेक्षाएं अंबेडकर जी ने की थी कि गांव का विकास कैसे हो, गरीब का विकास कैसे हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो लोग अंबेडकर जी का फोटो लगाते हैं और पीछे से कुछ और काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्या यहाँ की परिस्थिति उत्तर प्रदेश की ये है कि या तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा, मास लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं उभर पाया है जिसको आप मैदान में उतारें, या फिर सिर फुटबॉल की नौबत आ जाएगी किसी एक चेहरे को सामने रख? देखिए हमारी पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है। कई राज्यों में हम चेहरा देते हैं, हरियाणा में चेहरा नहीं दिया हमने, महाराष्ट्र में चेहरा नहीं दिया, झारखंड में चेहरा नहीं दिया, बड़े मार्जिन से जीते। तो चेहरा देना ना देना हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, ये हमारी योजना का। तो क्या चेहरा सामने आएगा चुनाव से पहले या नहीं? ना, अभी सुशासन विकास हमारा चेहरा है, और मुद्दा सूबे के अंदर विकास है, सुशासन है। जिन लोगों ने लूटने का काम किया है, वो देखिए मायावती जी को 2012 में लोग खारिज कर चुके, अखिलेश जी को लोग खारिज कर चुके। ईवीएम पर बटन दबाकर एक औपचारिक विदाई उनकी होनी है। तो चेहरे कहाँ हैं? कभी मुलायम सिंह जी कहते हैं कि अखिलेश हमारा चेहरा नहीं है, हम बाद में तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो हमारी लड़ाई तो सामने सामने जो सत्ता में है, जो सत्ता का दोहन कर रहे हैं, उन लोगों से है। और उनको जाना है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार आनी है। सुशासन विकास तभी आएगा जब भाजपा आएगी। कुछ भी रैपिड फायर टाइप से, क्योंकि समय कम होता जा रहा है, सवाल पूछूंगा आपसे। क्या राम मंदिर का मुद्दा होगा इस चुनाव में? देखिए राम मंदिर का मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में है। मंदिर का भव्य निर्माण अयोध्या में हो, ये हमारी कमिटमेंट है। लेकिन मंदिर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस पर त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सुनवाई हो। यह न्यायिक प्रक्रिया पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारी इच्छा है कि तुरंत उस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो हालात आप देख रहे हैं, तो उस पर तो मैं ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए था, क्योंकि ये मुद्दा
इसी मुद्दे ने बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कहे तो दिलाया। इसी मुद्दे को लेकर के कभी आडवाणी जी रथ लेकर निकले थे। भगवान राम करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम पर हम राजनीति नहीं करते। जिन लोगों को हमारे बारे में विपक्ष तो कह रहा है कि जब तक राजनीति करनी थी कर ली और अब राम मंदिर बनाएंगे कहते रहे, तारीख नहीं आज तक बताया। देखिए, विपक्ष तो हर मोर्चे पर एकदम आपको दिखेगा। शीला जी, राहुल जी बार कह रहे हैं यूपी में जाकर। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए साहब, मतलब कांग्रेस के लोगों के पास तो वहाँ ना तो वोटर है और ना ही लीडर है, और लीडर भी दिल्ली से लेके जाते हैं। वो भी शीला जी भी कह रही हैं कि मुझे नहीं जाना वहाँ, और कांग्रेस का अध्यक्ष है जो वहाँ मुंबई से वो लेकर आते हैं बब्बर साहब, तो वो कब वहाँ से वापस हो जाएंगे ये भी नहीं पता। राहुल गांधी जी का आता पता नहीं है, सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं। तो कांग्रेस की चर्चा करना, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस को ना तो सुनना चाहता है ना कोई चर्चा चाहता है। उत्तर प्रदेश में इतना है कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बहुत चौपट है, और वहाँ लोग, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ कानून व्यवस्था का है, और सबको उम्मीद है कि बीजेपी जब जब वहाँ सत्ता में आई है तब तब वहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, चुस्त हुई है। तो लेकिन आपके नेता भी, क्योंकि मैं आपके नेता ही भी बयान इसमें देने से पीछे नहीं रहते, चाहे वो योगी जी हो, चाहे विनय कटियार साहब हो, राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठा कर सामने रखते हैं कि भाई आप मंदिर बनाइए। नहीं तो राम का नाम लेना कहाँ गुनाह है जी? नहीं, मंदिर की बात हो रही है। राम, अगर हम अपने देश में राम राम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर राम राम करेंगे? मतलब आप राम भी कहेंगे, राम राम कहना भी, जय श्री राम का घोष करना भी, क्या मतलब इस पर भी कोई प्रतिबंध है इस देश में? मतलब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और जो इटली की कांग्रेस है वो फतवा जारी करेगी कि राम का नाम लेना इस देश के अंदर गुनाह है? हम तो लेंगे, सुबह भी लेते हैं, दोपहर को भी लेंगे, रात को भी लेंगे। और गाँव में जाइए, सुबह की शुरुआत आपकी राम राम से होती है, तो राम राम कहना कोई गुनाह थोड़ी है। हम तो बार बार कहेंगे राम राम। आप तो मथुरा से हैं, कृष्ण का भी तो नाम ले सकते हैं। लेते हैं, हम तो राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, राम राम भी बोलते हैं। और ये तो देखिए कितना मतलब कितना अच्छा है उत्तर प्रदेश में। भगवान कृष्ण की भी जन्मस्थली है, भगवान राम की भी जन्मस्थली है, तो एक इतना पवित्र प्रदेश, और उसको अब तक सपा बसपा ने अपवित्र कर रखा है। अब तो हम 2017 में पूरे प्रदेश को पवित्र करेंगे। आप चुनाव में उतरेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी। नहीं तो आजकल जो है पार्टी का, मेरे पास अभी तो दायित्व तो पार्टी ने दिया है कि चुनाव वहाँ कैसे जिताना है, सरकार कैसे बनानी है, और ये भ्रष्टाचारी और जो अपराध को जो संरक्षण देने वाली सपा है उसको वहाँ से कैसे साफ करना है, कैसे खदेड़ना है, दायित्व तो अभी कार्यकर्ताओं पर ये है। लोकसभा में आप मथुरा से उतरने वाले थे, आप अगला दायित्व तो क्या होगा ये मेरी पार्टी तय। लोकसभा में आप मथुरा से उतरने वाले थे मैदान में, लेकिन आखिरी समय में बदल गए। ठीक है, पार्टी का फैसला। क्या फैसला? माननीय उत्तम सिपाही हैं पार्टी के। तो विधानसभा में कोई इरादा है कि नहीं मैदान में? तो पार्टी सरकार वहाँ कैसे बने, हाँ। ये है, और उसमें क्या भूमिका होगी, कौन कौन कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, वो पार्टी हमारी हाईकमान तय करता है। चलिए, तो ये हर बात का मुखर तौर पर जवाब देना ये खासियत है, क्योंकि तमाम टेलीविज़न डिबेट में आप देखते होंगे लगातार कि किस तरह से श्रीकांत जी एक एक सवाल का सामना करते हैं और यहाँ भी मुखरता से सब कुछ का जवाब दिया है, और सीधी चुनौती भी तमाम उन आरोपों को लेकर के अपने विपक्षी दलों को भी देते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चाहे नोटबंदी का फैसला हो, सर्जिकल स्ट्राइक 2 जिसको कहा जा रहा है काले धन पर, या सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो, या ऐसे चौंकाने वाले फैसले यूपी चुनाव से पहले और भी आएंगे जिसको मुद्दा बनाया जाएगा और जनता आखिरकार बीजेपी के पाले में आ जाएगी, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर, जनता किसकी क्या सुनती है और चुनावों में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपका मेरे लिए समय निकालना और बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का बिग इंटरव्यू। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी और हस्ती से, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।